हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए अपना निरंतर जो पढ़ाई है वो जारी रखे हुए हैं। आरओ और एआरओ की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र हमारा सामान्य अध्ययन का होता है और उसके लिए आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जिन्हें हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित होती है, किस पर आधारित होती है आपको बताना है। तो ये आधारित होती है मशीनों और उपकरणों में निवेश पर। व्याख्या देखिए, लघु उद्योग एक औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी पर नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारित स्वामित्व के निबंधन पर हो या पट्टे या किराए खरीद पर हो, और 1 करोड़ से अधिक नहीं होती। तथापि यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय समय पर हमारी बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें की। तो एक बंद अर्थव्यवस्था जो होती है वो होती है जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए व्याख्या, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, जिसका अर्थ है ना कोई निर्यात होता है और ना ही कोई आयात। हमारी एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई वो हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। तो ये स्थापना की गई 1987 में। व्याख्या देखिए, जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं है। समष्टि मतलब जो बहुत बड़ी मात्रा पे जिस चीज़ का वो किया जाता हो, बड़े स्तर पे। और व्यष्टि होती है जिसमें कम मतलब छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था का मापन किया जाए। समष्टि मतलब पूरे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का मापन, और समष्टि छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का मापन। तो जैसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं है, समष्टि। समष्टि मतलब बड़े मात्रा वाले में शामिल नहीं। तो राष्ट्रीय आय हमारी बड़े स्तर की है, बेरोजगारी एक बड़े स्तर की है, मूल्य स्तर जो है वो भी बहुत बड़े स्तर पर नापा जाता है। जबकि किसी फर्म का उत्पादन एक छोटी जगह की बात करी जा रही है, ना सिर्फ एक फर्म की। तो ये हमारी जो आ जाएगी, ये समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है, मतलब बड़े उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा, किसी फर्म का उत्पादन, ये किस में आ जाएगी, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। ये है मैक्रो हमारा, ये आ जाता है माइक्रो मतलब छोटे स्तर वाला माइक्रो। हम लोग व्याख्या देखते हैं, किसी फर्म के उत्पादन का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों जैसे फर्म, उपभोक्ता, श्रम आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है, मतलब माइक्रो। ठीक है। जबकि विभिन्न व्यष्टि इकाइयों का सामूहिक अध्ययन अगर हो जाए, जैसे राष्ट्रीय आय हुआ, उत्पाद हुआ, बेरोजगारी, मूल्य स्तर का अध्ययन, ये किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किसका होता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में जो सर्वाधिक भारांश होता है वो हमारा होता है विनिर्मित वस्तुओं का। जस्ट अ मिनट, विनिर्मित वस्तुएं। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक WPI में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का होता है, जबकि प्राथमिक उत्पाद तथा ईंधन और ऊर्जा का भारांश क्रमशः 22.62% और जो ऊर्जा का है वो 13.15% होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, तो पहला है आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 बताया जा रहा है। हरित क्रांति 1966-67, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 2010 में नहीं बल्कि 2011 में स्टार्ट हुआ था। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या, विकल्प डी गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का प्रारंभ वर्ष 2011 में किया गया था। बाकी जो है आपके सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है। दुष्प्रभाव कौन सा नहीं है? मृदा का अनुपजाऊ होना, पर्यावरण हानि, भौम जल स्तर का निम्नीकरण, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। कौन सा दुष्प्रभाव नहीं है आपको ये बताना। तो देखिए अत्यधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हरित क्रांति के दौरान बहुत ज़्यादा हमारा जो केमिकल्स वगैरह थे उनका यूज किया गया, रासायनिक खाद वगैरह, जो खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग होने की वजह से मृदा का अनुपजाऊ होना, ये दुष्प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण को हानि हुई है और बहुत ज़्यादा सिंचाई, क्योंकि हर जो फसल उगाई गई उस दरमियान उसमें जैसे धान हुआ और हमारा गेहूं, धान की फसल सर्वाधिक उगाई गई है हरित क्रांति के दौरान, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता हुई, जिस कारण बहुत ज़्यादा सिंचाई हुई है, जिससे जो भूमि जल का स्तर था वो कम हुआ हमारा। लेकिन एक दुष्प्रभाव जो है वो नहीं हुआ, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। ये दुष्प्रभाव नहीं था, ये लाभ हुआ है। देखिए अगला, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। देखिए आप, विकल्प डी गलत है। हरित क्रांति के दौरान कृषि के मशीनीकरण का लाभ बड़े कृषकों को अधिक हुआ, जिसके कारण छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में भारी वृद्धि हुई। अन्य सभी कथन जो है वो हमारा सही है आपका। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु तो सही नहीं है। नहीं है आपको बताना है। तो पहला है निगमन या पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। दूसरा है पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है स्टार्टअप के लिए। तो जो हमारा इसमें सही नहीं है वो ऑप्शन ए सही नहीं है आपका, ठीक है। और ये जबकि सही है, ये 100 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़ नहीं होना चाहिए, ये सही है जबकि ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुसार यानी DPIIT के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी संस्था या कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। कब? जब पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक ही किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। वहाँ क्या लिखा था 12 वर्ष, लेकिन उसके बाद क्या, इसके बाद उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा क्योंकि तब वो स्टैब्लिश्ड हो चुकी होगी 10 वर्ष के बाद। अगला है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा था कि ऐसी कंपनी जो प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा से विकसित नवाचार, विकास, व्यवसायीकरण की दिशा में कार्य करती है। तो हाँ, ये भी होना चाहिए। अगला देखिए, इसमें नोट डाउन करके लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल जो थी हमारी शुरू की गई थी। अगला देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी थी। कौन सी योजना थी जो अपनी पूरी कंप्लीट, जो पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है वो उसने पूरी नहीं की। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने? तो जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो समयावधि हमारी जो थी वो पूर्ण नहीं कर सकी थी, पांचवी। इसका व्याख्या देखिएगा। व्याख्या देखिए, भारतीय आर्थिक नियोजन में 5वीं पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी तथा अपने निर्धारित समयावधि से 1 वर्ष पूर्व 31 मार्च 1978 को समाप्त हो गई थी। और यह पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये थी DP धर मॉडल पर आधारित थी, ये DP धर। अगला प्रश्न देखिए, 10वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मनरेगा हमारा सही सुमेलित है, 2006 में स्टार्ट हुआ। भारत निर्माण योजना 2005 में, ये भी सही है। स्वावलंबन योजना 2010, ये भी सही। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना था, तो ये जो है स्मार्ट सिटी 2014, ये 2014 में शुरू ना होकर हमारा 2015 में शुरू हुआ था, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान या अनवरत योजना को किसने लागू किया था, तो ये लागू किया था डीटी लकड़वाला ने। देखिए, रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान को वर्ष 1978 से 80 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने लागू किया था। और किसने, आपको किसकी बुक में था, तो एशियन ड्रामा, जो गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है, आपको बताना इसमें कौन सी योजना जो है वो शामिल नहीं है। तो देखिए, मेगा फूड पार्क योजना है शामिल हमारी, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना ये भी शामिल है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास ये भी शामिल है, जबकि जो फार्म मशीनरी बैंक योजना, तो जो इसमें शामिल नहीं है वो है ऑप्शन डी, फार्म मशीनरी बैंक योजना। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या देख लीजिए आप 12 नंबर प्रश्न की, कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका वर्ष 2017 में नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उप योजनाएं जो हैं जो शामिल है। पहला है मेगा फूड पार्क, दूसरा एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना, तीसरा बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज का विकास, चौथा है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का विकास। देखिए, इसके अलावा पांचवा जो था खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, छठा है मानव संसाधन तथा संस्थान, सातवां खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार। तो ये किसान संपदा योजना के अंतर्गत इतने सारे जो उप योजनाएं हैं, 7 जो शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई है हमारी 2019 में। ये एक सेकंड, - 2019, ठीक है। व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना 15 अगस्त 2019 को घोषित की गई। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, ठीक है। NIP इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, कोई ना हर एक जो 12 योजनाएं चली हैं वो किसी न किसी मॉडल पर आधारित रही हैं, जिसमें कुछ बहुत ही प्रमुख रही हैं तो जिनको पूछा जाता है। तो प्रथम कौन से मॉडल पर आधारित रही है आपको बताना है। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेरल्ड डोमार मॉडल पर आधारित रही है। तो व्याख्या देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जारी रही और यह योजना हेरल्ड डोमार समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्रमुख जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा। मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2012 तक चली हैं उसमें कब बीच में
ये था जो कि बंद रही हैं योजनाएं। पूछा जा रहा कब कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा है। तो जो टोटल अवकाश रहा है वो 6 वर्षों का रहा है। देखिए भारत में नियोजन के दौरान कुल 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा है। 1966 से 1969 3 वर्ष, फिर 1979 से 1980 1 वर्ष, फिर 1990 से 1992 2 वर्ष। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 6 ईयर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन, और इसमें से बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र की सेवाएं हैं बताना है। तृतीय क्षेत्र देखिए प्राथमिक में वो आती हैं जो हमारा प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी होती है, जैसे खेती बाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी जो हम प्रोड्यूस करते हैं पहली बार, वो प्राथमिक हो जाती है। सेकेंड ईयर वो होती है जिसमें हमारा जो निर्माण क्षेत्र से संबंधित आती हैं, और थर्ड में हमारी सेवाएं आ जाती हैं। तो तृतीय क्षेत्र की सेवाएं कौन सी हैं आपको ये बताना है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, तो ये 2 ही हैं हमारी। देखिए बैंकिंग है और कम्युनिकेशन है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन जो हमारा है वो सही है कि ये 2 सेवाएं तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। कि कोयला खनन हमारा तृतीय क्षेत्र से मतलब सेवा क्षेत्र से संबंधित ये नहीं है। व्याख्या देखिएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं। इसके साथ ही साथ देखिए बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, उपभोक्ता सेवाएं इत्यादि प्रमुख जो हैं वो तृतीय क्षेत्रक सेवाएं हैं। कोयला खनन जो है वो तृतीयक सेवा नहीं है हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक से संबंधित हैं। तो ये सही जो हो जाएगा, जो स्टार्टअप सेवाएं हैं वो सर्विस सेक्टर से संबंधित हो गई, और सर्विस सेक्टर हमारा आता है तृतीय क्षेत्रक में। तो हमारा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा। स्टार्टअप सेवाओं को तृतीयक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत, यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो परितंत्र वाला देश है वो कौन सा है। भारत हमारा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र वाला देश है, यूएसए और चीन के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है। ई कॉमर्स सेवा में कौन सा निम्नलिखित में से आपको अंग जो है वो शामिल किया जाता है। उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी या उपयुक्त सभी। तो उत्पाद की चाहे खरीद हो, चाहे भंडारण हो, चाहे डिलीवरी हो, सब कैसे ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में शामिल ये सब किए जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ जो प्रश्न व्याख्या देखिएगा। ई कॉमर्स सेवा के अंतर्गत किसी उत्पाद की खरीद, उसके भंडारण और डिलीवरी सभी को शामिल किया जाता है। ई कॉमर्स कंपनी खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है। टाइप बताना है कि कौन सा ई कॉमर्स का टाइप है आपका। पहला बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें सारे के सारे जो हैं वो जस्ट अ मिनट, सारे सभी के सभी क्या हैं हमारे ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देखते हैं पहले इसकी। व्याख्या देखिए कि ई कॉमर्स कंपनी वस्तुतः एक ऐसी कंपनी होती है जो उत्पादों की खरीद एवं डिलीवरी के लिए विक्रेता और खरीदारों के बीच आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराती है। दिए गए सभी प्रकार ई कॉमर्स से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना हमारी की गई थी 2015 में। व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था। अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड तथा
रुकी हुई परियोजनाओं को निवेश मुहैया कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन पी वाटल समिति। रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये संबंध जो था ये था डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? आरआरबी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? की गई नरसिम्हन कार्य समूह समिति की सिफारिशों पर। व्याख्या देखिएगा कि ग्रामीण बैंकिंग पर गठित नरसिम्हन कार्य समूह 1975 की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? जो सिक्योरिटी आपकी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो इसको शामिल किया जाता है ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। व्याख्या देखिएगा कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह भारत में प्रतिभूत एवं वित्त का नियामक बोर्ड है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है ग्रीनएक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? तो जारी किया गया था आपको 2012 में। व्याख्या देखिए ग्रीनएक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा वर्ष 2012 में जारी किया गया था और यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? जो रक्षा पर व्यय होता है उसे किस व्यय में शामिल किया जाता है? योजनागत व्यय या गैर योजनागत व्यय या उपयुक्त दोनों? तो ये जो किया जाता है गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। रक्षा सेवाओं पर व्यय एक अनिवार्य व्यय है, इसलिए इसके लिए अलग से योजना बनाकर व्यय नहीं किया जाता बल्कि इसे गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति या संचालन? तो आपको उपयुक्त में के अनुसार कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो ये तीनों ही देखे जाते हैं, आकार भी, स्थिति भी और संचालन भी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए कौन सी नहीं है? कि पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो उसे, या भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, ये तो जरूरी होता है। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेट वर्थ हो उसका, इनकम मतलब जो हो वो इतनी हो उसकी वार्षिक, और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए उसका। 5,000 करोड़ का लाभ हो जबकि कितनी उसकी इनकम कितनी हो, वो होनी चाहिए 15,000 करोड़ रुपए। भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए। जबकि कौन सी आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन, कि पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, ये शर्त आवश्यक नहीं है एक कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी इसमें से नहीं है? भेल, ओएनजीसी, एचएएल या सेल आपकी। तो जो इसमें से नहीं है वो हमारी जो नहीं है वो है सी, HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो नहीं है। जबकि भेल, ओएनजीसी और सेल ये सब महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी हमारा हैं। देखिए व्याख्या देखिए कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वेल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो क्या है? नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न? आपको बताना है। तो ये नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न है किसी राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर आपको विचार करना है कि खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। अब इसमें से बताना है उपयुक्त में से कौन से किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। तो ये तीनों ही देखिए विशेष राज्य। अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक पिछड़ापन है तो विशेष राज्य, क्योंकि उसको ज़्यादा आर्थिक मदद दी जा सके। पड़ोसी देश की सीमाओं के साथ अगर स्थित है तो भी उसकी सुरक्षा के पर्पज से उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगर निम्न जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या है वहाँ पे, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा इन तीनों ही स्थितियों में दिया जा सकता है। तीनों ही उचित आधार है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग में शामिल होते हैं कौन कौन लोग? वित्त आयोग में शामिल होते हैं तो देखिए एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। पहला, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, और ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं है आपका योग्यताओं में शामिल नहीं, वो भी किसके लिए? वित्त आयोग के अन्य जो 4 सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के लिए। तो इसमें से देखिए ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए व्याख्या कि संसद ने वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है संसद ने। तो अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, और 4 अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाता है, जैसे कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, या ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। स्पष्ट है कि इसके तहत 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी नीति आयोग की स्थापना? तो ये जो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल हैं कौन कौन? पदेन सदस्यों में शामिल है ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 5 सदस्य, या प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, केंद्रीय रक्षा मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसमें जो शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आपके अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। व्याख्या देखिएगा, नीति आयोग के पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य शामिल होते हैं, और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये देखिए स्थापना इससे पहले वाला जो प्रश्न था 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग का उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो आयोग है ये ना तो संवैधानिक ना ही वैधानिक है। क्या है? यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना, मतलब कौन कौन लोग और होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा नीति आयोग में, आपको बताना है। तो देखिए उपाध्यक्ष एक होता है, पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, और हमारे पदेन सदस्य भी होते हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और सचिवालय,
ये सारे के सारे हमारे इस ये संरचना पूरी सब होते इस संरचना में शामिल, हमारे जो ढांचा है नीति आयोग का उसमें। उपाध्यक्ष, सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और सचिवालय, ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, बिल्कुल सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता, ये भी सही। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता, तो ये भी सही है। अब पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सभी सही सुमेलित हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये हमारा किया गया था चौथी ही पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये व्याख्या देखिएगा इसकी। आप व्याख्या देखते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसकी कार्य अवधि क्या थी 1969 से 1974 तक के तहत तीव्र विकास पर बल दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय, मतलब इसके लिए कितना करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ इसके लिए जो दिए गए वो दिए गए 60,000 करोड़ रुपए परिव्यय का अनुमान है इसमें, ठीक है। अगला है रोलिंग प्लान की अवधारणा जो थी वो कब लागू हुई है। इससे संबंधित एक प्लान अभी एक क्वेश्चन हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी 1978 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। उस नीति का नाम बताना है, तो वो नीति है राजकोषीय नीति, जो सरकार के व्यय और कराधान जो टैक्सेशन से संबंधित पॉलिसी होती है उनकी व्याख्या कौन करता है, वो राजकोषीय नीतियां करती हैं। व्याख्या देखते हैं कि सार्वजनिक आय, व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, आंतरिक एवं बाह्य स्थिरता तथा आर्थिक समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन जो गलत है वो उसकी पहचान आपको करनी है कि इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नहीं, यही आपका असत्य कथन हो जाएगा। इसमें रिजर्व बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता राजकोषीय नीति में। बाकी जो है इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात होती है, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है, ये भी सही है। और इसका परिणाम तत्कालिक होता है, ये भी सही है। जबकि ये गलत है हमारा ए, कि इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये वित्त मंत्रालय में जो बजट प्रबंधन बजट जो लोग बनाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। व्याख्या देखिएगा कि विकल्प ए असत्य है। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं अपितु सरकार की बजट नीति द्वारा होता है, अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है। जबकि मौद्रिक नीति का जो निर्धारण होता है तथा संचालन, मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त सभी कथन हमारे जो हैं वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल आपका नहीं है। आनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली या प्रत्यक्ष कर प्रणाली या ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। तो जो ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली की बात कही जा रही है वो हमारी यहाँ पे कर प्रणाली में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए तो ए है बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन का भुगतान करना,
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना, या डी है अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी लाना। तो हमारा जो यहाँ पे कौन सा लाया जाता है राजकोषीय नीति को स्थिर बनाए रखने के लिए, तो बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। ऑप्शन ए इज राइट। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि विकासशील देशों में आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्थिति आती रहती है। विकासशील मतलब जो विकास की अवस्था में अभी निरंतर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? चक्रीय उच्चावचन कहते हैं। आर्थिक तेजी तथा मंदी की दशा को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता लाने में राजकोषीय नीति का एक विशेष योगदान होता है। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है क्या? रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता लाना, निवेश को प्रोत्साहन देना, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि इत्यादि। राजकोषीय नीति का उद्देश्य बेकारी मिटाना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 45। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? देखिए, कर के साथ कर आधार पर और विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर, तो इसको हम लोग कहते हैं उपकर। क्या कहेंगे? उपकर। एक्स्ट्रा लग रहा ना, कर पे कर एक तरह से लग रहा है, उसको कहते हैं उपकर। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? उपकर। जैसे स्वच्छ भारत पर उपकर। कर के ऊपर कर लगाने की प्रक्रिया जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है अधिभार कहलाता है। भारत में चिल्लैया समिति की अनुशंसा पर पहली बार सेवा कर 1994-95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, साधारण बीमा तथा शेयर दलाली पर लगाया गया था। यह कर सेवा पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी, तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है वो होता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? उपहार कर, निगम कर, परिवहन कर या सीमा शुल्क। तो इसमें जो होता है हमारा परिवहन कर, ये है वो स्टेट के अंतर्गत आता है, ये केंद्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लाभांश कर, टोल टैक्स या व्यय कर। उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर, आपको प्रत्यक्ष कर की पहचान करनी है। कौन सा प्रत्यक्ष? डायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो होते हैं ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इसका लाभांश कर तथा व्यय कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि टोल टैक्स राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों में आयकर होता है, निगम कर है, संपत्ति कर है, पूंजी लाभ कर है, उपहार कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूत व्यापार कर, ब्याज कर, अस्थि कर इत्यादि शामिल है। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में भू राजस्व कर, कृषि व्यवसाय पर कर, अचल संपत्तियों पर कर तथा टोल टैक्स शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी शीत ऋतु की फसल है? जौ जो है वो शीत ऋतु की फसल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चाय, रबड़, आलू ये क्या है? व्यापारिक फसलें हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि व्यापारिक फसलें हैं ये। दूसरा है सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ ये बागानी फसलें हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये बागानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना ये रोधी फसलें हैं, ये गलत है हमारा। तो पूछा जा रहा था सत्य, तो पहला और दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो तृतीय कथन असत्य है, क्योंकि कुसुम क्या है? एक रोधी फसल है, अर्थात जो फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं उन्हें रोधी फसलें कहते हैं। यह फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं, जैसे चने के खेत के चारों ओर कुसुम की फसल उगाई जाती है, जबकि तंबाकू और गन्ना जो क्या है हमारी नगदी फसलें या व्यावसायिक फसलें हैं। तो ठीक है, आज हमने ये अपने 50 प्रश्न जो हैं वो पूरे करे हैं।
तो और इसी के साथ अगले अगले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार।